पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। पुलिस वाले जब भी कोई केस बनाएंगे वो हल्का केस बनाने की कोशिश करता है। पुलिस के पास जाने से पहले एक बार अपने वकील को फोन कर लो कि सर ये सिचुएशन हमारे साथ हुई है, हमें कंप्लेंट लिखनी है। पुलिस जो वायलेंस करता है क्या ये इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से या कह लो कि मूवीज लाइक सिंघम? चाहे किसी ने क्राइम कर रखा उसके अगेंस्ट भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये तो कोर्ट देखेगा ना कि किसको क्या सजा देनी है। आप ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गए, आप ही कंप्लेनेंट बन गए और आप ही जज बन गए, देवा की अदालत चला रहे हो क्या? लॉयर्स को प्रमोट करने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है हमारा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए नोबल प्रोफेशन। नोबल इन द सेंस कि अगर कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि आपको इसका केस फ्री में लड़ना है तो आई विल नॉट चार्ज। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो सुसाइड था, बट कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट बहुत कम तो वही ना, ये तो गलत है ना। फिर है। भगवान के पास जाते हैं क्या सब जो मांग रहे हैं सबकी पूरी हो जाती है? नहीं होती ना, फिर भी जाते हैं, मांगते हैं ना। अपनी ड्यूटी तो पूरी करो यार तुम। थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या होता है? हर वो चीज होती है जो किसी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। मारने पीटने से शुरू होता है वो, कई कई दिन सोने ना देना, प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक करना, जलाना, करंट देना, उल्टा ऐसी पोजीशन में लटका देना कि वो आदमी अनकंफर्टेबल रहे। पुलिस ऑफिसर के पास बॉडी कैम होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है, जो वो ड्यूटी पे आ गया तो उसके पास जब तक वो ड्यूटी से हटेगा नहीं तब तक वो सारा रिकॉर्डिंग लाइव चलती रहनी चाहिए और उसको रोक ना सके। मॉब लिंचिंग के टाइम में पुलिस एक साइलेंट आदमी की तरह देख रहा होता है। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था, पुलिस गायब थी। देखो भीड़ की ना कोई शक्ल नहीं होती है। सही बात। भीड़ का जब फेस नहीं होता है तो भीड़ में कुछ भी होता है। वैसे तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बचाए जिसके अगेंस्ट भी मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन वहाँ उसको खुद की भी जान बचानी होती है। कुछ बिजनेस जेल के अंदर है कि अपना नेटवर्क कैसे चला। Sukesh Chandrasekhar Houston 200 crore con scandal. इलीगल तरीके से बिना करप्शन के इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। क्राइम क्या है? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रोथ माइल्स विद ऋषि झा। और आज हमारे साथ हैं विकास नागवान जी। हाय सर। हाय। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। अच्छा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आम जनता है ना उनको पुलिस के बारे में थोड़ा सा अवेयर करें और उनके क्या क्या राइट्स हैं। लेट्स से कि अगर कोई इंसान गाड़ी में बैठ के ड्रिंक कर रहा है, पुलिस के पास क्या राइट है कि वो उसको काउंटर करेगा, या उसके पास राइट है उसको कुछ काउंटर रिप्लाई करने का। तो कुछ इस नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज क्राइम क्या है? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बिकॉज क्राइम को डिफाइन करना अपने आप में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न बीइंग कि आप सोचो कि किसी दिन कोई आदमी बैठा हो जिसने सोचा हो कि सोसाइटी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसमें से कुछ काम को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। अब उस काम को रिस्ट्रिक्ट करने के साथ में हमें ये भी देखना है कि किसी ने कोई एक्ट किया फॉर एग्जांपल, और उस एक्ट की हमें पनिशमेंट भी देनी है साथ में, क्योंकि सरकार का टैक्स का पैसा है। तो अगर उस पर पुलिस काम करेगी तो उसका टैक्स का पैसा जाएगा, कोर्ट में कुछ काम होगा तो उसका टैक्स का पैसा खर्च होता है। तो दैट एक्ट इज वर्थ प्रोसिक्यूशन एंड अगेन पनिशिंग। दूसरा, क्राइम को डिफाइन करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि एक ही चीज़ एक एरिया में क्राइम हो सकती है, एक कंट्री में क्राइम हो सकती है, दूसरी कंट्री में, दूसरे एरिया में, दूसरी सोसाइटी में नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे बाइगेमी की बात करते हैं। अब बाइगेमी अगर कोई हिंदू करेगा तो ऑब्वियसली उसको जेल हो सकती है, कोई मुस्लिम करेगा इंडिया में तो उसको जेल का प्रोविज़न नहीं है। साथ में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ओवर स्पीडिंग का सिस्टम होता है, तो किसी जगह उसकी पनिशमेंट ज़्यादा होती है, किसी जगह कम होती है। तो क्राइम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट इन जनरल सेंस अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है किसी आदमी का जिसके लिए सरकार ने और लेजिस्लेशन ने बोल दिया कि इसके अगेंस्ट हम पनिश करेंगे, अगर आपने ये काम किया तो आपको पनिशमेंट होगी। या फिर कुछ ऐसे ओमिशंस मतलब कुछ आपकी ड्यूटी थी जो आपने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 4 साल का बच्चा है, आप 7 दिन तक उसको खाना ना खिलाओ, योर ड्यूटी, तो आपको उसको खिलाना तो पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर आप उसको खाना नहीं खिलाओगे तो दैट चाइल्ड माइट डाई। तो ओमिशन, ये 2 चीज़ें हैं, एक्ट एंड ओमिशन। तो 2 ऐसी चीज़ें
जिसके लिए लेजिस्लेशन ने बोल दिया या गवर्नमेंट ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया, स्टेट ने बोल दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके साथ में पनिशमेंट होगी, या फिर कुछ ऐसी ड्यूटी थी जो आपको करनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं किया तो पनिशमेंट होगी। तो पनिशमेंट अगर दे रखी है किसी चीज़ की तो हम कहते हैं कि दिस इज़ क्राइम। अदरवाइज सिविल राइट्स हैं जिसमें पनिशमेंट नहीं है। वो आप लोग का एक कौन सा स्टेटमेंट है कि किस लॉ तरह को आप क्रॉस नहीं कर सकते? अगर आपको पता है, नहीं पता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये लॉ है और आपको नहीं भी पता है, देन आल्सो इट्स वो दैट ऑफेंस। इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हुँ, इग्नोरेंशिया लेक्स इज नॉट एक्सक्यूजेट। हुँ। वो एक लैटिन मैक्सिम है, उसके हिसाब से ये होता है कि अगर आपका कानून बन गया है और आप बोलो कि मुझे कानून के बारे में नहीं नहीं पता था, तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हुँ। अब वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। अगर आप यहाँ से अमेरिका ट्रैवल करोगे और वहाँ जाके कोई क्राइम करो और बोलो कि मुझे तो अमेरिकन कानून के बारे में नहीं पता था, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलता है कोर्ट में या पुलिस के सामने। वो तो मानना पड़ेगा, अगर कानून बन गया है तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सरकार जब कानून बनाती है तो सबसे पहले एक बिल है जो पार्लियामेंट में आता है, हुँ। उस बिल को के ऊपर डिबेट होती है। वो आपकी नेशनल टेलीविजन में, जो हमारे संसद टीवी है उसके ऊपर आएगी, आप लाइव देख सकते हो। उस बिल के आने के बाद हर ऑलमोस्ट एवरी मीडिया चैनल और मीडिया न्यूज़ एजेंसी जो भी है सब उसको कवर करते हैं। फिर उसके बाद वो कानून बनता है। उसके बाद नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में मेजॉरिटी न्यूज़पेपर उसको पब्लिश करते हैं, कानून बन गया। उसके बाद गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो बार-बार लोगों को बताते हैं कि आप ये करो, अदरवाइज़ ये नया कानून बन गया है, इसमें इतनी पनिशमेंट हो सकती है। सरकार के अलावा जैसे अभी पुलिस है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही काफ़ी एनजीओज़ हैं जो आरडब्ल्यूएस के साथ, जो अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, उनके साथ टाई अप करती हैं। वो जाके बताते हैं कि भई आपको ये कानून कौन-सा है, कौन-सा एप्लीकेबल होगा, कौन-सा नहीं होगा। तो अवेयरनेस कैंपेन चलती हैं। अगर आप उस अवेयरनेस कैंपेन का पार्ट नहीं बनते हो, घर पे पड़े-पड़े सो रहे हो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गए और सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग में लग गए हो, या फिर जो फेसबुक है उसकी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल आपको पता होना चाहिए था, तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, गलती उस इंसान की होती है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ लाखों कानून हैं, हर कानून को पढ़ना मुश्किल होता है, बट जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में काम कर रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, उसके बारे में तो बेसिक नॉलेज होनी आपकी ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि सरकार को और काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे 100% सारे अच्छे काम कर रही है और अवेयरनेस कैंपेन जो है 100% सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, तो चलेगा। लॉयर्स को प्रमोट करने के लिए क्यों मना किया जाता है? वो खुद को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। हाँ, एडवर्टाइज़ नहीं कर जी। सकते हैं, सॉलिसिट नहीं कर तो सकते हैं, ये क्यों है फिर? क्योंकि जो एडवोकेसी का प्रोफ़ेशन है हमारा, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए नोबल प्रोफ़ेशन। नोबल इन द सेंस कि अगर कोई मेरे पास कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि आपको इसका केस फ्री में लड़ना है, तो आई विल नॉट चार्ज। दूसरा, अगर कोई गरीब आदमी आ गया और मैंने बोला कि मुझे इसका केस करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, तो आई विल नॉट चार्ज। तो इट इज़ बेसिकली द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज़ टू असिस्ट द कोर्ट एंड टेल द स्टोरी ऑफ हिज क्लाइंट बिफोर द कोर्ट, कि भई जो पुलिस ने कोई कहानी बना दी, पुलिस सच तो नहीं बोलती ना। अगर सारी 100% पुलिस सच बोल रही तो वकीलों का काम ही नहीं होता ना। सही बात। पुलिस सच नहीं बोलती है। कागज़ बनाते हैं, अरेस्ट करते हैं, मान लो ग्रेटर नोएडा से किसी को उठा लिया, अरेस्ट दिखा रहे हैं करोल बाग में। अब ग्रेटर नोएडा से वहाँ तक लेके जो आप गए हो, दैट अमाउंट्स टू इल्लीगल डिटेंशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस भी बन सकता है उसके अगेंस्ट। आपको जिस टाइम जहाँ अरेस्ट किया उस टाइम उसको अरेस्ट मेमो फिल होना चाहिए ना, पुलिस नहीं करती है। जो कस्टोडियल डेथ हैं, जो आपके टॉर्चर के हैं, 3rd डिग्री है, उनसे बचने के लिए सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसमें लॉयर का काम ये होता है कि किसी भी ऐसे आदमी के अगेंस्ट अगर पुलिस ने कोई केस बनाया है, चाहे उसने किया हो या ना किया हो, उसको क्वेश्चन करे। क्योंकि ऑन द स्पॉट ना तो पुलिस वाला था, ना कोर्ट था, जज साहब भी नहीं थे ना वहाँ पे, और ना ही वकील साहब थे। तो जो पुलिस ने स्टोरी बनाई है और जिस अक्यूज के अगेंस्ट बनाई है, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए ना कि पुलिस ने मुझे अक्यूज किया है, तो आई हैव टू रिबट, आई हैव टू हैव द राइट टू एक्चुअली काउंटर इट। तो कैसे करेगा? वही ना, खुद जब नहीं कर सकता आदमी। पुलिस पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि पुलिस को बनाया गया था लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बट आजकल लोग सबसे ज़्यादा पुलिस से ही डरते हैं। तो उनके वो दोस्त क्यों नहीं बन सकते? कौन? पुलिस वाले? आम पब्लिक के। हाँ, ये यार आपका बेसिकली ये हमारी मेंटेलिटी में है, ये मानसिकता है। आपको अगर ये चीज़ समझनी है तो अभी कुछ टाइम पहले भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने, देयर वाज इन अ सेशन
तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा हमारे देश के जो पुलिस सिस्टम है ना वो इवॉल्व कैसे हुआ है। आप देखो कभी भी जब आप वीडियो देखते हो ना ऑनलाइन कि यूके की पुलिस कैसी है, जर्मन पुलिस कैसी है, फ्रांस की पुलिस कैसी है, वो कितने प्यार से बात करते हैं। ऑब्वियसली देयर आर बैड एप्पल्स, कुछ ना कुछ गलत करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है लोग वो कहते हैं कि यार प्यार से बात करो, आराम से बात करो, समझो, एविडेंस कलेक्ट कैसे करने हैं। हमारे देश में पुलिस सिस्टम आया था 1861 में। 1835 में हमारे यहाँ लॉ कमीशन आया, लॉर्ड मैकॉले थे उस टाइम पे। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ के कानून बनाना शुरू करते हैं, और उन्होंने क्या सोचा, किस तरीके से थी चीज़ें, वो डिबेटेबल हैं बहुत, लेकिन 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति ने ये शो कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि यहाँ जो आर्म्ड रिबेलियन है, जो आदमी है, जो आम जनमानस है, वो हथियार उठा सकता है, चाहे वो आपके आर्मी के लोग हों या किसी और बटालियन के हों। तो 1861 में फिर उन्होंने जो क्रिमिनल लॉ है, इंडियन पीनल कोड, वो उसको लेके आए। उसका पर्पज़ ये था कि जितनी भी हमारे देश की जनता है उसको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल वाज द बेसिक एसेंस, इंटेंट। अब पुलिस का काम क्या होना चाहिए, जबकि पुलिस का काम ये होना चाहिए आप सपोर्ट करो। किसको सपोर्ट करोगे आप? किसी को चोट लग गई तो आप उसको हेल्प करो, हॉस्पिटल तक लेके जाना है, ठीक। जो पहला रिस्पॉन्स है वो पुलिस का है, एम्बुलेंस आने में कई बार टाइम लग जाता है। दूसरा, जिसने क्राइम किया उसको पकड़ो, इन्वेस्टिगेट करो और कोर्ट के सुपुर्द कर दो उसको, जो केस चलेगा कोर्ट देखेगा। तीसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन करने का काम है पुलिस का। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या हुआ, 1861 में पुलिस सिस्टम आना शुरू होता है, वो जिसके अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हवलदार, जो इस तरह के लोग थे वो तो थे भारत के लोग, और जो अफसर थे वो थे ब्रिटिश। तो उन्होंने लॉ बनाया कि भाई एक तो ऑर्डर ऊपर से जो आएगा उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन नहीं करना है। अब इसका मतलब उन्होंने बोला कि भारत के लोग ही भारत के लोगों पे डंडे चलाएंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरे अफसर 61 की बात आप बता रहे हो? 1861 में अच्छा, हमारे इंडियन 1861 मैं 1861 1961 समझ रहा था, वही मेरे को डाउट हो रहा था। नहीं नहीं Got 1861। it. अच्छा, उसके बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो उस टाइम सरकार का काम ये होना चाहिए था कि जितने भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे उसकी किताबों को जला दो, और क्योंकि अब हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, अफसर भी हमारे होंगे, तो आदमियों के मतलब बेसिकली आम जनमानस के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए ऐसे कानून बनाओ जो हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प करें, हमें असिस्ट करें, एंटी ना हो। लेकिन हुआ क्या कि जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम था वो एज इट इज़ चलता गया, तो कानून भी वही रहा, मेंटेलिटी भी वही रही, और आज की तारीख में उसी मेंटेलिटी की वजह से जो पुलिस सिस्टम है वो लोगों की हेल्प करना कम और लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनके ऊपर फोर्सफुल तरीके से कंट्रोल करना, वो उसका जरिया बन गया है। बहुत दिक्कत है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बोला है, लॉ कमीशन की भी बहुत रिपोर्ट है कि पुलिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। अब वो होते हैं कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत आती है। इसमें एक गलती इन भारतीय जो हमारे लोग हैं उन लोगों की, सिटीजन्स की भी है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ गलत करता है तो यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, क्योंकि पुलिस को डर नहीं है। तो ये रीज़न ये है, बहुत बड़ा गैप है इस चीज़ को लेके। जबकि होना ये चाहिए कि किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो तो सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाए। आज की डेट में आदमी पुलिस स्टेशन की तरफ मुँह करके सोता भी नहीं है कि भाई मैं क्या करूँ, डर लगता है ना। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा गैप है, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है आज की आप डेट में। सही भी हो फिर भी आपको पुलिस स्टेशन पे जाने में डर लगता है। सही हो या गलत हो, तो उसमें डरने के दो नहीं तो रीज़न जो है। गलत है वो तो जाएगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं जाएगा। नहीं, But- गलत वाले लोग भी जाते हैं, अच्छा, झूठा केस रजिस्टर करवाने वाले भी जाते हैं। जिन्होंने कोई क्राइम कर दिया वो क्राइम से बचने के लिए कई बार पुलिस स्टेशन जाते हैं कि हम सेटल कर लें मामले को और किसी तरीके से मेरे अगेंस्ट केस ना चले। करप्शन भी तो है ना, तो दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन पुलिस के पास जाने से डरने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि पुलिस करती है बदतमीजी। दूसरा, अगर आप रिटेलिएट करोगे तो वो धमकाते हैं कि तुझे ही झूठे केस में फंसा देंगे। तीसरा, आपको अवेयरनेस नहीं है लॉ के बारे में, आपको पता ही नहीं कि सामने वाला पुलिस वाला जो आपको बोल रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कि मैं तेरे खिलाफ ऐसा कर दूंगा, तो उसके पास पावर है या नहीं ये तो पता ही नहीं ना। नहीं पता तो डरोगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पुलिस जब अपने पे आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हम लोग यूपी में शायद ये चीज़ देख रहे हैं आजकल। आपको लग रहा है कि यूपी में क्राइम कम हुआ है? मुझे मेरे लगने से क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल चीज़ है तो मैं क्या, यूपी के लोग बोल रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि योगी जी की सरकार आने से पहले अगर शाम को 6 बजे के बाद कहते थे गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाना है तो हम अवॉइड करते थे यूपी के अंदर एंट्री करना। आज की तारीख में आप रात को 1 बजे अपना गाड़ी उठाओ, आपको कहीं जाना है, जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो
प्रैक्टिकल बात, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो यूपी के लोग बोल रहे हैं, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं। यूपी जैसे नोटोरियस स्टेट को अगर सुधारने का काम कोई दुनिया में कर सकता था तो वो हमारे योगी जी थे और हैं, और उन्होंने किया है, और वो और अच्छा करेंगे। मुझे लगता है ऐसा कि और अच्छा करेंगे। इतने सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स की मौत हुई है अभी, जैसे भी हुई, किसी की गाड़ी पलटी, किसी को पॉइजन दिया गया, किसी को अरेस्ट करके इनकाउंटर में मारा गया। तो सर ये इनकाउंटर करना कितना लीगल है? इनकाउंटर कंप्लीटली इलीगल है अगर आप इनकाउंटर की बात करते हो, क्योंकि इनकाउंटर का जो पर्सपेक्टिव हमें एज ए जनरल पब्लिक आप बात सोचते हो ना, तो इनकाउंटर का मतलब उनको लगता है कि किसी के हाथ बांध के उसको गोली मार दी, या जैसे आप मूवीज में देखते हो कि ले गए उसको गैंग्स ऑफ वासेपुर में जिस तरीके से कि साइड वाली सीट पे बैठे हुए गोली मार दी। इनकाउंटर का पर्पस ये नहीं होता। इनकाउंटर जनरली क्या है कि पुलिस के पास भी राइट है खुद को डिफेंड करने का, और ऐसा है नहीं कि क्राइम बिल्कुल जीरो हो गया है। इलीगल जो वेपन्स हैं वो तो किसी ना किसी क्रिमिनल को कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं ना। ये है कि अगर कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस के पास भी राइट होता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। और डिफेंड करने का तरीका क्या है? सामने से गोली चलेगी तो आप डंडा लेके तो नहीं पीछे भागोगे ना। हाँ, कि अगर आप किसी को इलीगल तरीके से अगर मारते हो, जिसे हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स, वो नहीं होने चाहिए। बट उसके लिए अगर कोई एलिगेशन आती है तो सरकार के अपने जो तरीके हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, SIT भी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो करते हैं। ओके, विकास दुबे की मौत हुई थी गाड़ी पलट के। गाड़ी पलटी थी, बिल्कुल। तो गाड़ी ही पलटी थी सच में? मैं प्रेजेंट नहीं था उस टाइम पे। गाड़ी पलटी है, गाड़ी पलटने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो खैर ऑफिशियल अनऑफिशियल चीज़ें हैं। ऑन द स्पॉट जो प्रेजेंट होगा सिर्फ उसको पता होता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। उसके अलावा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बड़े सिंपल से तरीके से बताता हूँ। किसी भी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अगर सिविल राइट का वायलेशन होता है तो सोसाइटी फिर भी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन अगर क्राइम बढ़ेगा तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर घर से बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाए, हर गली कोने पे खड़े होकर उनके साथ छेड़खानी हो, किसी के बच्चे उठा लिए जाएं, हर दूसरे गली में मर्डर हो, क्या आप ऐसी सोसाइटी चाहोगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ठीक है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और कोई हीनियस क्राइम किया, जैसे निर्भया का केस हुआ ना हमारे, उसके बाद 2012 के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ में काफ़ी अमेंडमेंट आई थी, काफ़ी चेंज हुए थे। मुझे सिंपल सी एक बात बताइए कि जिस सोसाइटी में क्राइम इस तरीके से बढ़ जाए, कोई भी सिटीजन उस सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहली जिम्मेदारी होती है। और अगर आप किसी को पनिश नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में उन लोगों को क्या मैसेज जाएगा जो इस तरह के क्राइम और करना चाहते हैं, और करते जाएंगे वो, और करते जाएंगे। हाँ, पनिश करने का जो तरीका है वो आपका एज पर लॉ, हमारे कानून के हिसाब से होना चाहिए, कोर्ट के थ्रू होना चाहिए। लेकिन कई बार सिचुएशन होती है जहाँ पे पुलिस वाला खुद को डिफेंड भी करते हैं, और कई बार ये भी होता है कि फेक इनकाउंटर भी होते हैं। दोनों को हमें मतलब एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हम, और एक ही आंख से नहीं देख सकते। तो दोनों को अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, उसके फैक्ट्स देखने पड़ते हैं। जो आपके इलीगल इनकाउंटर्स हैं, जिसमें आदमी को मतलब कहते हैं कि आपने पकड़ा, आपने कोर्ट के पास ले आने के बजाय रास्ते में उसको मार दिया, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसको आपने पकड़ा है उसको भी राइट तो होना चाहिए खुद को डिफेंड करने का। ट्रू। अगर वो कोर्ट में अपना पक्ष रखे, पुलिस अपना पक्ष रखे, उसके बाद कोर्ट उसको सजा दे। अगर कोई क्रिमिनल है, मतलब बेसिकली मैं बहुत कोलोकियल लैंग्वेज में बात करूंगा, इफ समबडी इज अ ब्लडी क्रिमिनल, तो कोर्ट उसको सजा दे, फांसी चढ़ानी है फांसी चढ़ाए, उम्र कैद देनी है उम्र कैद दे। लेकिन कोर्ट के अलावा किसी और को राइट नहीं होना चाहिए एक सिविलाइज सोसाइटी में किसी दूसरे की जान लेने का। हैविंग सेड दैट, हर आदमी को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो भारत का सिंपल एक नागरिक हो, हर किसी को खुद को डिफेंड करने का बेसिक राइट है। तो पुलिस तो यूपी में पहले भी थी, कोर्ट भी पहले थे, तो ये जो इतने बड़े बड़े कुख्यात अपराधी थे वो कैसे बचते रहे हर बार? देखिए, कोई भी आदमी जब क्रिमिनल बनता है ना, तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ में उसको जो पुलिस सिस्टम है वहाँ से भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अदरवाइज कोई भी आदमी इतने बड़े लेवल का डॉन नहीं बन सकता। ये ध्यान रखना। तो जो सिस्टम पहले था उस सिस्टम से यूपी की जनता परेशान थी, यूपी के आसपास के सारी स्टेट के लोग परेशान थे। ठीक है। और पुलिस सेम होना और पुलिस के पास जो राइट्स हैं और जो जनता की सेफ्टी के लिए जो उनको ऑर्डर मिलने चाहिए, जो उसको एग्जीक्यूट करनी, जो उसकी ड्यूटी पूरी करनी है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। योगी जी की सरकार आने के बाद, बीजेपी आने के बाद यूपी के अंदर जो
एक्चुअली में उनको ड्यूटी करनी चाहिए थी पुलिस वालों को, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया कि एटलीस्ट आप इस तरह की ड्यूटी जो आपकी है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, उस पर काम कीजिए। किसी भी ऐसी स्टेट के अंदर जहाँ क्राइम ज़्यादा होगा, कोई भी बाहर का आदमी पैसे भी नहीं लगाता, इन्वेस्टर नहीं आते हैं, बाहर के लोग घूमने नहीं आते हैं। अब आज की डेट में मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको हरिद्वार जाना है, बनारस जाना है, हम लोग जाते हैं ना, गाड़ी उठाते हैं, जब मन करे गाड़ी उठाई और चले गए। एटलीस्ट कंपेरेटिवली देखो 100% क्राइम नहीं खत्म हो सकता, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत सेफ है। हाँ, छोटे लेवल पे तो क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मेरा मानना है। योगी जी का सिंपल रूल है, हाँ। आप क्रिमिनल हो, आपने क्राइम किया है, आप किसी भी धर्म के हो, आपको सज़ा मिल जाएगी। और वो सज़ा कैसे मिलेगी, उनके अपने तरीके हैं। मुख्तार अंसारी की डेथ के लिए बोला जाता है कि उनको पॉइजन दिया गया Rumours था। हैं। हाँ, रूमर्स हैं, रूमर्स। रूमर्स हैं, हाँ, रूमर्स। रूमर्स हैं। True. और रूमर तो कुछ भी हो सकता है ना। हम्म। रूमर तो ये भी हो सकते हैं कि भाई किसी भी छोटे आदमी को सीआईए ने मरवा दिया। रूमर तो कुछ भी हो सकता है। बट योगी जी ने खुद ही बोला था ये चीज, क्या? अरे मरना तो था ही। तो मरना तो सबको ही है, मरना तो सबको है, कोई अमर होके तो आया नहीं ना। जब उनसे पूछा गया ये सवाल हाँ। कि हमने सुना है कि मुख्तार अंसारी जी को पॉइजन दिया गया है, हाँ। तो उन्होंने कहा मरना तो था ही। तो हमारे क्या वो ये कुछ हिंट है? कोई हिंट नहीं है, देश में या दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ और मरेगा नहीं। True. ठीक है ना, तो कभी ना कभी तो सबको मरना है। तो फिर ये स्टेटमेंट ही उन्होंने क्यों दिया, उन्होंने और इसी टाइम पे क्यों दिया? आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी तो ले सकते हो कि कभी ना कभी तो किसी न किसी को मरना ही होता है यार, क्या कर सकते हो। मतलब मेरे हाथ में नहीं है, उन्हें ये भी तो, आप इंटरप्रिटेशन ले रहे हो तो आप इंटरप्रिटेशन ये भी तो ले सकते हो ना कि मेरे हाथ में नहीं है। जिसका जो टाइम आएगा, जिस टाइम जिसको जाना है, कोई रोक थोड़ ना सकता है। अब कोई हार्ट अटैक हो जाए किसी को, हाँ। रोक थोड़ ना सकते हो। बट कोई गाड़ी पलट जाए किसी की, रोक थोड़ ना सकते हो। बट वो ओपनली बोल रहा था कि मेरे लाइफ थ्रेट्स हैं और मैं ज़्यादा दिन बचूंगा नहीं। मुख्तार अंसारी बहुत बार बोला इसने। तो हर आदमी जो गलत करेगा उसको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आभास होता है, उसको पता रहता है कि मैंने गलत किया है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा। तो चलो आप ये सीधा सीधा कह रहे हो कि गवर्नमेंट का पूरा रोल था उनको शह देने के लिए, वो जो इतने बड़े क्रिमिनल्स बने, इतने बड़े डॉन बने, माफियाज वो बने। बिना पॉलिटिकल और पुलिस के सपोर्ट के कोई बहुत बड़ा डॉन या माफिया नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। जब तक सिस्टम में करप्शन है तब तक इस तरह की सिचुएशन होती रहेगी, इस तरह के लोग आते रहेंगे, और पूरी दुनिया के हर सिस्टम में ऐसा है ये। लेकिन उसको रोकने की जो कोशिश है ना, जो कॉन्टिन्यूस कोशिश है, उसमें लगे रहते हैं, उस वही प्रोसेस है। हम एक दिन कोई चीज़, क्राइमलेस सोसाइटी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो क्राइम होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे। जब वो छोटा क्राइम कर रहा है, अगर उसका उसी टाइम पे उस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ा क्राइम कैसे करेगा। अच्छा, वापस से मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। हाँ। उनके परिजनों ने ना उस बॉडी को वो किया, प्रोटेक्ट किया, कोई केमिकल वगैरह डाल के ना, हाँ, ताकि जब गवर्नमेंट चेंज हो वापस से वो फाइल खुलवा के योगी जी पे अटैक करना चाहते हैं। हाँ, ये न्यूज़ में है हाँ। है ना, बहुत सारे डिबेट्स हुए। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस होगा? जो आज का स्टेटमेंट है जिस कि तरह उनकी की, नेचुरल डेथ हुई है, देखिए पहली तो जिस तरह की यूपी में सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि योगी जी की सरकार जो है जाएगी। जाएगी। क्योंकि लोगों को जब एक बार ये पता लग जाता है कि हमारी बहन बेटियों की सेफ्टी के लिए कौन खड़ा है, हमारी खुद की सेफ्टी के लिए कौन काम कर रहा है, तो कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर के अंदर आके कोई अटैक करे। आप ये देखो ना कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में दंगे कितने हुए। नहीं हुए। यूपी तो कोई कभी कोई शायद ही कोई ऐसा साल गया होगा कि यूपी में दंगे ना हुए हों। और अब आप ये बात कर रहे हैं, तो एलिगेशन कोई किसी पे कितनी भी लगाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके। बिहार में भी हम लोगों ने ये चीज़ देखा है हाँ। कि क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा हाई था, हाँ। है ना, जब तक लालू जी की सरकार थी। हाँ। और अब जाके थोड़े चेंजेस तो आए हैं। हाँ। ठीक है, तो उनके जब गवर्नमेंट्स का टाइम था उसको जंगल राज क्यों बोला जाता है लालू जी की? जंगल राज क्यों बोला जाता है? देखो, जंगल राज का मतलब ये होता है कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो जंगल का कानून सिंपल है कि मैं पावरफुल हूँ तो शेर हिरन को मार के खाएगा, और इसी तरीके की चीज़ें, शिकार जिसे कहते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, तो जंगल राज है, इसलिए बोला जाता है। और बिहार की तो हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ एक से एक ज़्यादा मैसेकर जिसे बोलते हैं ना, नरसंहार, मतलब बहुत गांव के गांव खत्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कई केस आए हैं ऐसे, तो कि रात को लोग आए, 50-60 लोग आए, 30-40 लोगों को मार के चले गए, परिवार खानदान पूरा का पूरा ख़त्म करके चले गए। तो ये जंगल राज था। पर आज की तारीख में फिर अगेन वही बात है कि हम सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट है, एक्सपेक्ट करते हैं वो। ठीक है। हम इस तरीके से नहीं रह सकते हैं कि भाई एक गली का जानवर दूसरी गली में जाएगा तो एक दूसरे को मार दिया जाए। हम सिविलाइज्ड हैं, राइट। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसलिए हमने एक कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का एक सिचुएशन बनाई हुई है हमने,
और उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का काम भी हमारा ही है, उसको इन्फोर्स करने का काम भी हमारा ही है, ताकि हमें एक सेफ सोसाइटी मिल सके। अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, हाँ। मतलब मुझे लगता है नियर फ्यूचर में तो यूपी होने में भी नहीं गवर्नमेंट चाहिए, चेंज होने भी नहीं नहीं चाहिए। होगी, ठीक है। बट ऑन कैमरा भी आप बहुत बार ये सुनोगे कि सरकार बदलने तो फिर बताता हूँ, हाँ। या कांग्रेस की सरकार आने तो मैं फिर बताता हूँ। ये बच्चे बोल रहे हैं, हाँ। सच में बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहाँ आया, या ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रहा कि लोग नहीं चाहते गवर्नमेंट चेंज हो? लोग तो चाह रहे हैं, फिर कुछ लोग हैं ऐसे। देखो, पॉलिटिक्स का ना बड़ा सिंपल रूल होता है कि लोगों को होप दो, लोगों को उम्मीद दो कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ हम आपके लिए करेंगे, वो सपने दिखाए जाते हैं। पॉलिटिक्स में देखिए, राजनीति जो चीज़ है ना, जिसे भी हम कहते हैं सरकारें हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, चलता रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बहुत line अच्छी है। स्पीच है वो, कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। देश रहना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है। तो सरकार, जो जनता है, वो जिसको भी सरकार में लेना चाहती है, मेजॉरिटी देना चाहती है, वो देती है। बाकी रह गई बात कि हमारी सरकार आने दीजिए हम बताएंगे, हमारी सरकार आने दीजिए हम बताएंगे। हर आदमी की अपनी पीड़ा है, कोई कुछ भी कह सकता है। आप एक एटलीस्ट फ्री कंट्री में हो, एटलीस्ट इतना कुछ बोल रहे हो, दिस इज ओपन थ्रेट देखा जाए तो। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पे भी इस तरह के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं ना। लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी फ्रीडम है कि आप बोल पा रहे हो। आदमी, कोई भी आदमी पैदा होता है ना, उसको दो राइट ऐसे हैं, दो अधिकार ऐसे हैं जो उसके लिए इनहेरेंट है, जो उसको मिलने ही चाहिए। वो पहला है उसका राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार, खुद को सेफ रखने का अधिकार, और दूसरा अपनी बात को रखने का अधिकार, राइट टू स्पीच। ये दो बेसिक राइट है। अगर राइट टू लाइफ में करोगे तो उसमें डिग्निटी, लाइवलीहुड, बिजनेस, काम, जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी, इक्वालिटी उसमें आ जाएगी। लेकिन जब तक आप फ्री नहीं हो बोलने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऑल्दो मैं ये भी मानता हूँ साथ में कि हमारा ही देश ऐसा है जिसने राइट टू फ्रीडम की ऐसी तैसी की है आज़ादी के बाद से। आज भी आप बहुत सारे मुद्दों पे नहीं बोल सकते हो, आपके खिलाफ FIR हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्पीड को स्पीड नहीं बोल सकते हैं कानून की वजह से, रेस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 19 के अंदर ही अमेंडमेंट ला के रेस्ट्रिक्शन लाई हुई है, बट फिर भी कंपैरेटिवली आपको ये अधिकार तो है कि आप बोल रहे हो। अगर इतना ही डर होता और योगी जी इतने ही बुरे होते तो क्या वो इतना बोलने देते किसी को? सिंपल है यार। अभी नुपुर शर्मा का केस हम लोगों ने देखा है ना, आपने राइट टू स्पीच की बात करी, बट उनको तो पूरा डिटेन ही कर दिया गया, पार्टी से ही कह लो कि निकाल दिया गया, उनका बोलना बंद करा दिया गया। बट उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला भी नहीं था, उन्होंने तो पूरी आयत वो कोट करी थी और जस्टिफिकेशन भी उनसे नहीं मांगा गया। विकास दिव्यकीर्ति जानते ही होंगे आप, उन्होंने मतलब कुछ सीता माँ के बारे में कुछ बोला, ठीक है, बट उन्होंने कोर्ट में जाके क्लैरिफाई किया, देखो मैंने ये चीज़ बोला है, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। बट फिर नुपुर शर्मा के साथ ये क्यों हुआ? अभी कुछ टाइम पहले ऐसा भी हो रहा था कि अभी जो इलेक्शंस हुए थे तो चांसेस ये भी था कि नुपुर शर्मा वापस से आएंगी, बट आई भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, जबकि वो CM फेस थी मेरे हिसाब से। नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगेन मैंने बोला ना आपको कि हमारे देश में राइट टू फ्री स्पीच है, लेकिन उसकी जितनी कहते हैं ना कि जितना बुरा राइट टू स्पीच के साथ हमारी सोसाइटी ने, हमारी सरकारों ने किया है, उतना शायद किसी दूसरे देश में नहीं हुआ होगा। नुपुर शर्मा के अगेंस्ट जो जिस तरह का वायलेंस, जिस तरह के थ्रेट आए थे, वो नहीं आने चाहिए थे। उसने कुछ गलत नहीं बोला, नुपुर शर्मा ने कोई चीज़ गलत नहीं बोली थी। हो सकता है कि उसने आवेश में आके जिस तरीके से उसको बोला, तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बात गलत नहीं थी। जो है वो है। मैं आपको आप ही की किताब में से कोई चीज़ लिख के दे, मतलब पढ़ के सुना दूँ, तो कोई गलत यहाँ नहीं। किसकी गलती है, आप मुझे ये बताओ ना। हमारी हिपोक्रेटिक सोसाइटी की गलती है। आप ये समझिए कि जिसके अगेंस्ट इस तरह के लोग रोड पे उतर आए, आज आप कुछ बात बोल दो, कल की डेट में आपके अगेंस्ट रोड पे लोग उतरने लगे और आपके सपोर्ट करने के लिए कोई ना हो, तो क्या आप उस सोसाइटी का पार्ट मानोगे खुद को? नुपुर शर्मा के फेवर में जितना होना चाहिए था, इवन मैं ये भी मानता हूँ कि कोर्ट को भी नुपुर शर्मा के एक मैटर में नुपुर शर्मा को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ अगेन सच को सच बोलना और सच को सही तरीके से बोलना, वो थोड़ा सा आदमी ना कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण, या उस परसेप्शन में कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना है, उस परसेप्शन के कारण सही को सही नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो लोग मुझे टैग करेंगे, मुझे ब्रांड करेंगे। बड़ा सिंपल सा ना, एक ब्रांडिंग हो जाती है, लोग उससे बचना चाहते हैं।
जबकि एक अच्छी सोसाइटी का पार्ट ये होता है कि आपको डिबेट करना, आपको अपने तर्क रखना, वितर्क रखना। आप कुछ बोल रहे हो उसको सुन भी सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते रहो और सुनने की आप में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ये तो नहीं होना चाहिए। आपको सुनने का मादा होना चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने अगेंस्ट क्रिटिसिज्म ले सको। अगर वही नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर पुलिस वालों के पास अगर राइट्स हैं, मैं वापस से पीछे वाले सवाल पे आता हूँ, इनकाउंटर वाले पे, तो वो जब उनको पता है कि भाई ये लोग गलत हैं, तो वो उस टाइम में क्यों नहीं एनकाउंटर कर देते हैं? किसका? जो लोग गलत होते हैं उनका। ये कौन डिसाइड करेगा कौन गलत है? नहीं, वो जग जाहिर वाली बात है ना। फिर आपने खुद ही कहा यहाँ पे। देखो, डेमोक्रेसी में एक बड़ा सिंपल सा है, उसका वरदान और अभिशाप दोनों बता रहा हूँ मैं आपको। डेमोक्रेसी का वरदान और अभिशाप एक ही है कि कोई भी चीज़ मेजॉरिटी ही डिसाइड करेगी, लेकिन मेजॉरिटी हमेशा सही होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो आप पब्लिक परसेप्शन, मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हो कि ये तो जग जाहिर सी बात है। जब कोई क्राइम होता तो आप नहीं होते वहाँ पे। आपको वो दिखाया जाता है जो मीडिया में आपने देखा है, आप वो पढ़ रहे हो जो आपको न्यूज़ एजेंसी ने दे दिया। आपको पता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हो या जो न्यूज़ एजेंसी या जो टीआरपी का गेम चल रहा है, उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, आपको वो दिखाएं जो आप देखना चाहते हो। आप आज की डेट में किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे जाइए, किसी एक खास कीवर्ड को आप सर्च करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग सर्च करो, मैं बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, तो आपको अगले 1 महीने तक ट्रैवलिंग वाली ही रिकमेंडेशन आएगी जी। तो एक एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से आपका एक बबल क्रिएट हो जाता है और आपके आसपास वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। उनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, जबकि आपका पर जो अच्छी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो काउंटर पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन वो हमें दिखाया नहीं जाता। आप देखो कि टीवी न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो एक तरह की चीज़ें चल रही है। तो अभी तो कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी को ही मार दिया था मतलब लोगों ने। मतलब जी, मैं फ्रैंकली बताऊं, न्यूज़ एजेंसीज पे कोई भरोसा नहीं, सोशल मीडिया पे कोई भरोसा मत कीजिए, क्योंकि फैक्ट चेक कोई नहीं करता। अगर वो जीते जागते धर्मेंद्र को मार सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी अपॉलॉजी किसी ने नहीं की। किसी चैनल ना उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। हाँ, जस्टिफाई करने में लगे एक चैनल पे देखा कि ऐसा कुछ न्यूज़ आया, बिना फैक्ट चेक किए वो शुरू हो गए। बस। श्रद्धांजलि सब कर दिया उन्होंने। हम पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ जी। हम पहले निकलेंगे, हम पहले पहुंचेंगे। थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या होता है? थर्ड डिग्री हर वो चीज़ होती है जो किसी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। मारने पीटने से शुरू होता है वो, कई दिन सोने ना देना, प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक करना, जलाना, करंट देना, उल्टा ऐसी पोजीशन में लटका देना कि वो आदमी अनकंफर्टेबल रहे, हाथ पैर बांध देना। तो पहले आपने फिल्मों में देखा ना, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के डंडे मारते थे, वो सब कुछ चीज़ें जो आपने वर्स्ट थर्ड डिग्री क्या देखा हुआ है आज की डेट में। थर्ड डिग्री का जो मैं बताऊँ आपको, केसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड डिग्री का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, और जिस टाइम पे ये हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर किसी एडवोकेट को बोलेंगे कि आप आगे इस कमरे में देखो क्या हो रहा है। बट जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, उसके हिसाब से दिस इज़ क्वाइट इनह्यूमन, क्वाइट इलीगल। कुछ भी हो सकता है जो आप इमेजिन कर सकते हो किसी आदमी के साथ, कि उसको मारने के अलावा उसको जितना हम पीड़ा दे सकते हैं, जितना हर्ट कर सकते हैं, वो हर चीज़ थर्ड डिग्री में आती है। आपके सामने कौन सा वर्स्ट केस आया था, एक बार कोई एक्सप्लेन करो। वर्स्ट केस में किसी बंदे के साथ उसके जो बेसिकली काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था किसी के साथ, पुलिस वालों ने किया था। एंड मेल के साथ? हाँ, मेल के साथ, और वो भी डंडे से। अच्छा, तो that ये was केस the आपने worst। देखा था? ये केस अच्छा, मैंने सुना था। किया था, मतलब बेसिकली मैंने एडवाइस किया था किसी को काफ़ी टाइम पहले। तो वो क्रिमिनल था या क्या था? ही वाज नॉट क्रिमिनल, Then क्योंकि also कोर्ट ने wasn't. उसको डिसाइड नहीं किया था, कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया था कि आपने क्राइम किया। At the end क्या हुआ था? वो क्रिमिनल हुआ? क्रिमिनल था वो? नहीं, अभी उसका मैटर जो है अभी चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए पुलिस को राइट्स कौन देता है? कोई नहीं देता। फिर क्यों करते हैं वो? क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। एक बंद कमरे में पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीछे कोई एरिया बना दिया और उसके अंदर वो किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए करते हैं। अगर एक्शन होना शुरू हो जाएगा तो हट जाएंगी चीज़ें। आप कोई काम किस लिए करते हो? क्योंकि आपको डर नहीं है, आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप कर पाते हो। अब मैं आज से बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 30-35 साल पुरानी अगर आप बात करोगे तो ऐसे भी सिचुएशन होती थी कि पुलिस वाले किसी को भी कहीं से उठा के ले जाते थे, ये नहीं बताते थे किसको उठाया, कहाँ से लेके गए, कौन से पुलिस स्टेशन से आए थे। उसको फिर पूरी स्टेट में अलग अलग पुलिस स्टेशन में 15-20 दिन रखा जाता था, मारपीट होती थी, लोग मर भी जाते थे।
और जो जिसको उठा के ले गए उसके परिवार वाले एक जगह से दूसरी जगह दर-बदर घूम रहे होते थे कि भई बता दो कहाँ है। बाद में पता लगता था किसी केस में उसको अरेस्ट दिखा दिया 15-20 दिन बाद और उसके बाद उसको जेल भेज दिया और कई लोग तो मिलते भी नहीं थे। लेकिन आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर किसी को भी अरेस्ट करेंगे तो उसका एक प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अगर अगर पुलिस ऑफिसर बिना अथॉरिटी के किसी को अरेस्ट करता है, इल्लीगल तरीके से अपनी डिटेंशन में रखता है और अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो पुलिस की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करे। ना करे तो आप एक्शन ले सकते हो। बट कई बार ये भी तो नहीं होता ना, मैंने जितना सुना है 24 आवर्स में उनको कोर्ट के सामने उसको लेके जाना है, हाँ। बट वो कोर्ट के अंदर लेके नहीं जाते, बाहर ही रखते हैं, कहते हैं कि अरे जज साहब कहाँ मैं भीड़ में इसको लेके आता। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, किसी केस में नहीं बोल सकते। पुलिस ऑफिसर अगर किसी को अरेस्ट करेगा 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। कोई ऑल्टरनेट नहीं, वो नहीं बोल सकते भीड़ थी, बाहर ट्रैफिक था, मैं नहीं आ पाया। अगर आपको एक स्टेट से अरेस्ट करके महाराष्ट्र लेके जाना, दिल्ली से अरेस्ट करके, तो आप यहाँ मजिस्ट्रेट जो होंगे हमारे सीजीएम होंगे वहाँ से परमिशन लोगे कि मुझे ट्रांजिट रिमांड चाहिए 2 दिन की, ताकि मैं 2 दिन बाद मैं महाराष्ट्र में जाके पेश कर सकूँ। 24 घंटे के बाद बिना कोर्ट की परमिशन के आपकी जो भी कस्टडी है वो इलीगल है। थर्ड डिग्री के टाइम में अगर किसी की डेथ हो जाती है हाँ। तो पुलिस पे क्या एक्शन होगा कुछ? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, देखो आप ये समझिए कि कोई भी काम इस तरह का होता है, अगर पुलिस किसी को हैरेस कर रही है, उसके टॉर्चर कर रही है और उसके बाद वो मर जाता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी कल्प्रेट हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। आप एक्शन लेने वाले तो बनो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम इंजरी नाम की एक चीज़ आती है कि बॉडी पे कहाँ कहाँ चोट लगी थी, मरने से पहले की चोट है कि मरने के बाद किसी ने ट्राई किया है उसको, तो सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, पुलिस इंट्रोगेशन के टाइम में लॉयर का होना ज़रूरी होता है? देखो हमारा कानून जो है वो थोड़ा सा इसमें मतलब मुझे आई डोंट लाइक दिस लॉ। हमारा कानून कहता है कि पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान आपका राइट है कि आप अपने एडवोकेट से मिलो, लेकिन एडवोकेट पूरी इंटेरोगेशन में आपके साथ रहेगा ये आपका राइट नहीं है। अब ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि मैनिपुलेट तो हो सकता है वहाँ पे। हर चीज़ मैनिपुलेट होती है, इसी वजह से मैनिपुलेट होती है। अब आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जैसे मैंने बोला कि आपको ये तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे कानून नहीं पता था, लेकिन साथ में आप सारे कानून पढ़ भी नहीं सकते ना। वही तो मैं बोल तो रहा हूँ। आपका एडवोकेट का पूरी इंटेरोगेशन में आपके साथ होना ये मैंडेटरी होना चाहिए। एटलीस्ट आपका बेसिक राइट एक और भी है, आपको आप ही के अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते। कन्फेशन के बेस पे आपको सजा नहीं हो सकती कि सिर्फ कन्फेस कर लिया तो इसको जेल भेज दो, फांसी पे टांग दो, फांसी चढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारे कानून में नहीं है अच्छा, कि कन्फेशन के बेस पे सिर्फ कन्फेशन उसको भी जस्टिफाई करना होता है। जो एक्चुअल क्राइम हुआ है उसको अलग से प्रूव करना ज़रूरी है। और आपकी कोई भी कन्फेशन अगर आपने पुलिस को दी है, वो वैसे भी कोर्ट में उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। कोर्ट उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर कोर्ट में उस बंदे ने कन्फेस किया फिर? कोर्ट में अगर आपने कन्फेस किया तो वो बाइंडिंग है, कोर्ट में आप कन्फेस करोगे तो, क्योंकि कोर्ट न्यूट्रल प्लेस माना जाता है और कोर्ट में अगर आप कन्फेस करते हो तो आपको ऑन ओथ आपको कन्फेस करना पड़ता है। आपने अभी कहा था कि 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश होना होता है, हाँ। ठीक है, बट क्या कोई ऐसा भी स्कोप होता है जहाँ पे वो पेश ना हो या ना हो पाए? अगर देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, कोई आसपास का पुलिस स्टेशन है वहाँ लेके जाना है, तो आपको 24 घंटे के अंदर आपका जो एरिया का मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे स्टेट टू स्टेट डिफरेंट एफआईआर होती हैं। बिहार में एफआईआर हो गई, हरियाणा से अरेस्ट करना है, तो वो लोग यहाँ से अरेस्ट करके आपको लेके जाएंगे। तो आपको हरियाणा में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया जाएगा, वहाँ के जो सीजेएम या सीएमएम होंगे, उनके सामने पहले पेश करेंगे। वहाँ से परमिशन लेंगे कि 24 घंटे में उस जगह नहीं पहुँच सकते हम, और 24 घंटे के बाद अगर हमारी जो कस्टडी है कोर्ट की परमिशन के बिना है, वो इलीगल है, तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो फिर वो मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेंगे, उसमें लिखेंगे कितना टाइम हमें जर्नी में लगेगा वहाँ पहुँचने में, और उस परमिशन के बेस पे वहाँ लेके जाएंगे। तो ये सिचुएशन होती है जहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ हो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है डिस्टेंस, और वो आपको भी पेश होना ही होगा। परमिशन के बिना नहीं कर सकते वो भी। सबसे बड़ा इशू ये है कि पुलिस के पास पावर तो दे दी, लेकिन उस पावर को लिमिट किया गया है। क्या पुलिस वाले को सिविल सूट में शू कर सकते हैं हम लोग? अगर आपके किसी सिविल राइट का वायलेशन होता है और पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से आगे जाके कुछ गलत कर रहा है आपके साथ, या आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट है कोई वायलेट हो गया, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो।
डेफिनेटली कर सकते हो, करते नहीं है लोग। उनको डर लगता है कि हम एक पुलिस वाले से लड़ाई झगड़ा करेंगे, उससे दुश्मनी मोल लेंगे तो डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो। तो फिर क्यों बोला जाता है ये चीज़ कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी? ये तो भाई हर परिवार की बात है, मेरे तो परिवार में पुलिस वाले, मैं तो नहीं कह सकता ये बात, मैं नहीं लेकिन बोल सकता ये बात। इन जनरल टॉक्स में तो ये कही जाती है बात। पता नहीं, लोगों को तो ये भी बोलते हैं कि वकील से भी दूर रहो मतलब लोग तो ये भी कहते हैं खाकी वर्दी से, काले कोट से, सफेद कोट से दूर रहो, तो डॉक्टर से भी दूर रहो। ये तो हर तरह की है ना। लोग तो ये भी कहते हैं ना कि अच्छा जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप को आपका एक दोस्त है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता था, इससे दूर रहो, यही बिगाड़ रहा है। होता था ना, बहुत होता था। तो वो क्यों होता था? और हर माँ बाप की कॉमन कैसे ये बात भाई? अगर आपके साथ मान लो अभी आपके साथ कोई क्राइम हो जाए, आप यहाँ से निकले और कोई आपका मोबाइल छीन के चला जाए या रास्ते में आपको थप्पड़ वप्पड़ मार दे और आपकी चेन छीन ले, घड़ी छीन ले, आप क्या करोगे? सबसे पहले किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट? किसके पास जाओगे? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्यों जाओगे पुलिस स्टेशन? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाले हेल्प करेंगे। आपकी एक्सपेक्ट नहीं करने की बात है, उनकी ड्यूटी है आपकी हेल्प करने की। लेकिन अगर आप ये बात बोल रहे हो कि पुलिस वाले की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खराब है, और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन ही जाओगे, ये तो हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है ना, वो वाला सिस्टम है। मुझे लगता है ना, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लोग पुलिस तक जाने से डरते हैं। लगते हैं, ये बात उससे बिल्कुल सही पहले पुलिस से पहले वो एक लॉयर से कंसल्ट करते हैं पहले वो, हाँ। जब लॉयर उसको अलाउ करता है तब वो जाते हैं। मैं इन जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। करना चाहिए, ये बात सही है। पहले नहीं होता था ऐसा, आजकल ये बेसिकली लोगों को जैसे जैसे कानून के बारे में पता लगा है तो उनको ये पता लग गया है कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले अपने हिसाब से आपकी कंप्लेंट मैनिपुलेट करेंगे। राइट। आपकी जो स्टेटमेंट है उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट होगी, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए एडवोकेट से सलाह लेना ज़रूरी होता है। वही वाली बात हो गई कि अगर आपके पेट में दर्द हो गया तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन खुद तो करोगे नहीं ना, डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। बिल्कुल 100%। तो वही वाली बात है, अगर पुलिस से, सरकार से, किसी ऐसी जगह जहाँ कानून से आपका पाला पड़ा है तो आपको एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए, या फिर कानून के इतने ज्ञाता बनो, पढ़ो कि पता होना चाहिए। जो कि इम्पॉसिबल है नॉर्मल पर्सन के लिए। आप ऊपर ऊपर की चीज़ें तो फिर भी समझ सकते हो, लेकिन इन डेप्थ कितना जाओगे आप? कितने लॉज आपको पता होंगे? हर एडवोकेट भी 100% नहीं जानता। सही बात है। ठीक है, तो आपकी जो सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कोई रेंट एग्रीमेंट कर लो, आपका किराएदार खाली ना करे, बाद में एडवोकेट के पास जाओगे, यार इसमें तो टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं दे रखा तुमने, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम नहीं दे रखा है, तुमने लिखा ही नहीं है कि किराया नहीं देगा तो टर्मिनेट कर सकते हो, तुमने टर्मिनेट तो किया ही नहीं, नोटिस देके जो तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट करना चाहिए था ना। आपने किया नहीं है तो कैसे सिविल एक्शन लोगे, खाली कैसे करवाओगे? या फिर आपने किराए पे ले लिया, मकान मालिक ने पानी बंद कर दिया नीचे से, क्या करोगे? वकील के पास जाओगे ना। तो जब रेंट एग्रीमेंट होता तब चले जाते भाई। ऐसे ही जब पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस के पास जाने से पहले एक बार अपने वकील को फ़ोन कर लो कि सर ये सिचुएशन हमारे साथ हुई है, हमें कंप्लेंट लिखनी है। पुलिस वाले अपने हिसाब से जब भी कोई केस बनाएंगे वो हल्का केस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका काम बढ़े। सर गुड फेथ में लोग नहीं जाते हैं ना कई बार, जैसे आपने रेंट एग्रीमेंट की भी बात करी, किसी से बात हुई, हाँ भैया ऐसा ऐसा है, ये इतने का मकान है, ये सब कंडीशंस हैं, हाँ। बात खत्म। वो नहीं जाते हैं, मतलब लॉफुली नहीं करते हैं ये चीज़ें, तो म्यूचुअल कंसेंट पे वो सोचते हैं कि चल बढ़िया ये कर ही लेते हैं ऐसे ही, तो भुगतते हैं ना। तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे आपका क्या एडवाइस है उनके लिए? तो आपको जहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुलिस के पास जाना है, सरकार का कोई काम है, जहाँ कानून इन्वॉल्व है, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए। कुछ प्रिजनर्स जेल के अंदर रह के अपना नेटवर्क कैसे चलाते हैं? इलीगल तरीके से। हाउ कम, कैसे होता है ये? बिना करप्शन के नहीं हो सकता। हमने ये तिहाड़ के बारे में भी बहुत सुना है। तिहाड़ क्यों? हर स्टेट की जो मतलब जेल तिहाड़ है, सबसे बड़ा जेल है मेरे हिसाब से, वहाँ पे भी ये चीज़ होता है। तो अच्छा चलो, तिहाड़ सबसे बड़ी जेल नहीं है बट काफ़ी बड़ी जेल है। लेकिन हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत है, जो जेल सिस्टम है उसमें करप्शन है, और बिना करप्शन के इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो वहाँ करप्शन होता है, जो जेल में नौकरी करने वाले आदमी हैं वही बाहर से चीज़ें स्मगल करते हैं, मोबाइल फ़ोन आते हैं, बीड़ी आती है, ड्रग्स भी आते हैं, कई बार अल्कोहल भी आता है, और जो बाकी की सुविधाएं हैं वो भी मिलती हैं, टीवी भी होते हैं। बहुत सारी जेल तो ऐसी हैं जिसमें प्रॉपर जिम भी होता है लोगों के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। बिना करप्शन के नहीं हो सकता। लीगली अगर आप पुलिस मैनुअल या जो हमारी जेल मैनुअल है उसके हिसाब से देखोगे तो सब इलीगल है। मतलब जिनके पास पैसे हैं वो ये सारे सर्विसेज अवेल करते हैं जेल के अंदर, डिपेंड और करता ये है चीज़ कुछ- कॉमन पब्लिक के लिए भी है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी पहुंचा हुआ है जेल में तो वो ये सब चीज़ें अवेल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली जिसके पास पैसा है उन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं,
जो पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं उनको भी मिल जाती हैं, हम्म। या जो आपके डिपार्टमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उनको भी मिल जाती हैं। हम्म। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए। अब जेल में चले गए तो सब बराबर है, हम्म। पर चल रहा है। और डीपी यादव का नाम सुना है आपने? डीपी यादव का काफ़ी टाइम पहले सुना था। अच्छा, उनके एक बेटे हैं हाँ। जो कौन सा मर्डर केस था, 22-24 साल पहले वो डिटेन हुए थे। पुलिस ने उनको मतलब वो कर दिया था, जेल कर दिया था। उस लड़के ने अभी शादी करी है, मैं नाम सॉरी अभी भूल रहा हूँ। हाँ। उस लड़के की शादी हुई है। तो मैं क्यूरियस था कि यार इसने अभी शादी करी है, अभी 2 साल का इसका जेल अभी बच रहा है, हाँ। तो फिर ये कैसे निकल के आ गया और ये शादी चलेगी कैसे? तो फिर मेरे को ये बात समझ में आई थी कि अरे वो तो जेल से ऐसे ही निकलते हैं और पता भी नहीं होता, रात को 2 बजे निकलते हैं, आराम से 4-5 बजे सुबह वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। सब पता नहीं, मैंने तो सुना है ये। जेल में चले गए बिना कोर्ट की परमिशन के आप बाहर नहीं आ सकते। अगर आप आते हो, जब देखिए पहले तो समझो कि अगर कोई जेल में चला गया तो क्या उसके सारे राइट खत्म हो गए? नहीं, जेल के अंदर तो रेस्ट्रिक्शंस है ना फिर। जेल के अंदर जेल restriction का है। मतलब ही वही है फिर। अगर आप जेल में चले गए हो और कल की डेट में आपको लगता है कि आपकी एज खत्म हो जाएगी और आपको उससे पहले शादी करनी है, और जिससे आपको शादी करनी है वो भी तैयार है, तो जो आपका अपने वंश को बढ़ाने का जो बेसिक राइट है, ब्लड लाइन को आगे ले जाने का राइट है, वो खत्म हो जाएगा क्या? भाई जेल टर्म आपकी 10 साल होगी, 14 साल, 15 साल होगी, उनकी शायद 25 या 24 साल की है। जितनी भी है। तो हर आदमी का बेसिक राइट है ना ये। आप समझो कि अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके सारे बेसिक ह्यूमन राइट खत्म हो गए। उसके बेसिक राइट हैं। इसीलिए जब भी उसको इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो कोर्ट में प्रॉपर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और कोर्ट से एप्लीकेशन लगाने के बाद अलाउ भी होती है और आप वो कर सकते हो अपना काम। शादी करनी है, शादी करने के लिए आते हैं, तो अलाउड है उनको निकलना फिर ऐसे। कोर्ट की परमिशन है। वैसे सब अभी allowed तो है। मदर के हेल्थ को लेके वो बाहर निकले थे कुछ टाइम के लिए, उसी बीच में उसने शादी करी, तो क्लोज इन्वायरमेंट में हाँ। उन्होंने शादी करी। हाँ। मॉब लिंचिंग के टाइम में पुलिस एक साइलेंट आदमी की तरह देख रहा होता है, साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या पुलिस को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? देखो भीड़ की ना कोई शक्ल नहीं होती है, सही और बात है। भीड़ का कोई चेहरा जब फेस नहीं होता है तो भीड़ में कुछ भी होता है। तो मॉब लिंचिंग के टाइम पे वैसे तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बचाए जिसके अगेंस्ट भी मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन वहाँ उसको खुद की भी जान बचानी होती है। ऐसे सिचुएशन भी होती है, और ऐसे भी मैं आपको केसेस कई सारे आप न्यूज़ में देखोगे तो मिल जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली पुलिस वालों ने कि जिस आदमी की मॉब लिंचिंग करने के लिए पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई तो उसको बचाया भी है। ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि अगर 200-300 आदमी किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, अगर आप बीच में बचाव करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी अटैक हो। जहाँ आप रोक नहीं सकते वहाँ आप विटनेस बन सकते हो। बिहार का एक न्यूज़ था ऐसा कि एक आईपीएस ऑफिसर को ऐसे ही मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया था, और कैलकुलेशन कुछ ऐसा था कि पुलिस वाले ने एक नेता को मारा था, उसके अगेंस्ट में उसके भाई ने उसको वहाँ पे मारा, और भीड़ ने बोला कि यही मौका है, मार डाल इसको, और सच में उसने वो क्या कहते हैं पॉइंट ब्लैंक पे उसको शूट कर दिया था। तो आप ये इसको गलत कह रहे हो? मैं बिल्कुल गलत है। मॉब लिंचिंग भी अपने आप में गलत है। अगर देखो पहले हमारे यहाँ पे मॉब लिंचिंग का कोई कानून भी नहीं था, अब तो हो गया है नए वाले कानून में जो लास्ट ईयर से बना है, उसमें आ गया है प्रोविजन। पहले स्पेसिफिकली नहीं था, पहले अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड चीज़ें होती थी, जो कॉमन इंटेंशन है उससे रिलेटेड थी चीज़ें। अभी क्या है कि कभी भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी तो ये है कि इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसको बचाना चाहिए। मॉब लिंचिंग जो आपकी कैसे कहते हैं ना कि जैसे क्राउड जस्टिस हम बोलते हैं, दैट इज इलीगल एंड दैट शुड नॉट हैपन इन एनी सोसाइटी। एनी सोसाइटी आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने ग्रुप बनाया और उनके पास इतनी अथॉरिटी हो, इतनी पावर हो, इतना इंकरेजमेंट इनका इतना इंकरेजमेंट हो उनके पास कि वो जाके इस तरह के क्राइम कमिट कर सकें। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि लोगों को कानून का डर नहीं है, उनको लगता है कि हम बच जाएंगे। अदरवाइज वही वाली बात है ना कि यूपी में दंगे क्यों होते थे, क्योंकि डर नहीं था। अब दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि डर है। क्योंकि डर है। ओके, अगर लेट सपोज कि मॉब लिंचिंग में कोई विजुअल ऐसा आता है जिसमें कुछ सस्पेक्ट्स हैं या जो एक्ट कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो वैसे केसेस में उनके पास पर्सनल कुछ अटैक होगा या फिर वो उसको मॉब लिंचिंग ही देखा जाएगा? नहीं समझा नहीं मैं। एक मॉब लिंचिंग हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग विजुअल्स में आ गए, लेट सपोज इसको मारा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे वीडियो में कोई आ गया बंदा कि हाँ ये बंदा इसमें इन्वॉल्व था, तो क्या उसके अगेंस्ट कुछ होगा एक्शन? बिल्कुल एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। वो मॉब लिंचिंग में नहीं आएगा? वो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलके एक ही काम करने के लिए इकट्ठे हो गए, अब वही एक ही काम आदमी कर रहे को हैं। मारने के लिए लेट्स सपोज
एक आदमी को मारने के लिए मान लीजिए 10 लोग आते हैं, 10 लोग लाठी लेके आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मार रहे हैं सारे के सारे, ऑल आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, यस तो उसे आप मॉब लिंचिंग बोलोगे, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर आप 10 लोग आए हो और उसमें से किसी एक के पास कोई चाकू था जो बाकी लोगों को पता था या नहीं पता था फॉर एग्जाम्पल, और उसने वो अकेले ने चाकू मार दिया, आप उसको मॉब लिंचिंग नहीं बोल सकते हो। इनकरेजमेंट मिलता है ग्रुप की वजह से, आपको जो हौसला बढ़ता है कि मुझे ये मेरे साथ में लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसी एक बंदे ने क्राइम कर दिया तो उसकी पनिशमेंट देखिए, सारे के सारे लोग जो हैं, 3 तरह की हमारे यहाँ क्राइम में जो आपकी लायबिलिटी 3 तरह से आती है। पहली, जो आप किसी भी क्राइम को खुद कर रहे हो। दूसरा, आप उस क्राइम को किसी के साथ मिलके कर रहे हो, कॉमन इंटेंशन, दोनों ने मिलके एक्टिव पार्टिसिपेशन था। तीसरा, आपका पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना था कि आप उस ग्रुप का पार्ट थे जिसने वो क्राइम कमिट किया। तीनों में बराबर सजा होगी। अच्छा, भीड़ का तो- कोई चेहरा नहीं होता, और बाद में जो पकड़े जाते हैं तो अच्छे अच्छों का जो चेहरा है ना वो भी खराब होता है। अभी यूपी में देखा गया ना कि वीडियोस में जो बंदे आ जा रहे हैं, पुलिस उसके घर पे जा रहा है और वो बुलडोजर बाबा अपना काम कर रहे हैं। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई है, ईडी है, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या अभी भी गवर्नमेंट से रूल होते हैं? पुलिस के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया, ठीक है, और पुलिस के पास चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए या फिर उस पुलिस ऑफिसर के पास उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आ जाए, वो कहे कि इसको छोड़ दो, तो बोले कि मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है, ये अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास। या फिर किसी ने क्राइम नहीं किया और वो लिख के दे दे कि हाँ इसने क्राइम नहीं किया, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, बिना पैसे लिए, बिना करप्शन के, और ऊपर से कोई दबाव बना रहा है कि नहीं इसको फंसाओ, तो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं करूँगा। ये अथॉरिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कागजों में ऐसा ही है, कागजों में यही है। कोई भी ऊपर से ऑर्डर देता है, चीफ मिनिस्टर के यहाँ से ऑर्डर आ जाए, डीसीपी का ऑर्डर आ जाए, एसीपी का ऑर्डर आए, वो लिख के कोई नहीं देता कि इसको छोड़ दो, इसको अंदर रखो, बाहर रखो, बस फोन पे होता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ना सीबीआई ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो सुसाइड था, बट कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी है। और हमने बॉलीवुड के जितने केसेस देखे जो सीबीआई में गया ना, वो क्लीन चिट ही होके निकला है, सबको सुसाइड ही बता देते हैं वो। सीबीआई का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, कन्विक्शन रेट कम है। क्या करें ऐसे बंदा सोचता है कि भाई सीबीआई में केस डाल दो, वहाँ पे तो जस्टिस होगा, बट जस्टिस तो होता नहीं है। कानून पढ़ो, कानून को इन्फोर्स करना शुरू करो, अकाउंटेबिलिटी को प्रेस करना शुरू करो, जहाँ पे भी बात आती है रिफॉर्म्स के लिए काम करो। आप वोट देते हो, दिया था वोट? जी दिया था। एमएलए को भी दिया होगा जी, और एमपी के लिए भी दिया होगा। दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कानून व्यवस्था में ये प्रॉब्लम है, तो अपने एमएलए और एमपी को जिसको वोट दिया था उसके घर जाके चिट्ठी दे के आओ ना, फिर कर क्या रहे हो, क्यों नहीं देते हो? सुनता नहीं है ना वो, तो वो सुने ना सुने, तुम्हारा काम, अपना काम तो करो। अपना काम कर दिया, उसके बाद वो कुछ जब घर में कोई प्रॉब्लम होती है, भगवान के पास जाते हो, मंदिर जाते हो, लोग मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्या सब जो मांग रहे हैं सबकी पूरी हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती ना, नहीं। फिर भी जाते हैं, मांगते हैं ना। अपनी ड्यूटी तो पूरी करो यार, तुम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो और कहते हो कि मैं तो पल्ला झाड़ लिया, मैंने वोट डाल दिया, मैंने पल्ला झाड़ दिया, अब सिस्टम बहुत गलत है, मैं बाहर खड़ा होकर गालियां दूंगा। देते रहो। सिस्टम को ठीक करने का जिम्मा फिर हमारे ऊपर ही नहीं है ना। देखो हम कोशिश कर सकते हैं, बट आदमी ना एक टाइम में हार जाता है। वो कहता है यार मैंने बहुत कोशिश कर ली। आप देखो ना न्यूज़ कितना हाइक बनाया था उस सिचुएशन का जब एसएसआर की डेथ हुई थी, और ये सच भी है। जितना हम लोगों ने देखा, मेरे हिसाब से तो पूरा मर्डर है, सबको पता है, मतलब मुझे तो कम से कम लग रहा है ये, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने देखी आसपास, जो माहौल देखा, मेरे कुछ इंटरनल लोग भी थे जो उसके साथ वाले थे एसएसआर के, उन लोगों ने ही बताया कि हाँ साफ साफ मर्डर है। अच्छा, निठारी वाला केस का पढ़ा था? हाँ, क्या हुआ था? वो एक्चुअली काट के गाड़ देता था अंदर, अच्छा। नाले में डाल देता था। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्विट कर दिया तो वही ना, ये तो गलत है ना फिर। आप कौन होते हो गलत कहने वाले? आपने फाइल पढ़ी है? यार मैंने देखा तो कम से कम है ही ना, आप ऐसे भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना। देखो बात क्या है, फिर वही बात है, आप कह रहे हो कि न्यूज़ ने जो आपको दिखाया आपने बोल दिया। निठारी वाले केस में भी अगर आप बात करोगे, आपने बोल दिया कि मार के काटता था, आपने फाइल नहीं पढ़ी है। फाइल किसके पास थी? पुलिस के पास थी। इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट में चली गई, लेकिन उसके साथ में हमारे लॉ, जो कानून के जो प्रोविजंस हैं, वो तो फॉलो करोगे ना, या नहीं करोगे? करेंगे। अब आप घर में बैठे बैठे बोल दो कि उसने भी किया था और उसने भी किया था, तो आप ही भगवान हो, फिर अंतर्यामी हो। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि पब्लिक परसेप्शन बन गया कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको चौराहे पे गोली मार दो। केस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो परसेप्शन भी नहीं था ना, वहाँ तो इतने सारे एविडेंसेस मिले थे। क्यों नहीं है परसेप्शन? आपने फाइल पढ़ी है उसकी? नहीं मैंने पढ़ी नहीं है, बट एग्जैक्टली सर, बट उस टाइम की कुछ वीडियोस तो है ना जहाँ पे बच्चों की हड्डियां मिल रही हैं, स्कल्स मिल रहे हैं।
हाँ, किसी ने मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्राइम नहीं हुआ है। हाँ। दो चीजें हैं। हम्म। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उसी ने क्राइम नहीं किया। क्राइम करना और उसी आदमी ने क्राइम करना और साथ में उस क्राइम का प्रूव होना, तीनों अलग अलग बातें होती सही हैं। बात। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जहां आई विटनेस नहीं है। हम्म। सुशांत सिंह राजपूत में कौन आई विटनेस था? कोई है ही नहीं, निठारी वाले में कौन आई कोई विटनेस नहीं था? है। तो आप कैसे एनालाइज करोगे? आप सर्कमस्टेंसेस देखोगे। तो उसका एक प्रोसेस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की हमारे पास अलग तरीके से उसको प्रूव किया जाता है कि देखा जाता है कि टोटल क्या हो सकता है कि सिर्फ यही आदमी था जिसने वो क्राइम किया था। फिर उसको प्रूव भी तो करना है ना। अब मान लो जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, आपने कोई क्राइम किया नहीं किया, अभी पुलिस आ जाए, आपको 2 थप्पड़ मारे ले जाए, कह रहे कि नहीं इसने रॉबरी की है, परसों ये किसी रेड लाइट पे किसी की चेन छीन के भागा था, ठीक है, न्यूज़ में आ गया कि ऋषि जहाँ तो भाई साहब रॉबरी का काम करता है, पॉडकास्ट के बाद वो अपना बाइक लेके जाता है और लोगों की चेन छीनता है। मान लो हो गया, तो अब क्या चाहोगे? क्या आप खुद को डिफेंड करने का राइट नहीं चाहोगे? नहीं, डिफेंड तो मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। आपका डिफेंड करने का जो राइट है वो कैसे पता लगेगा? ही सेज शी सेज, ये सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? आप कानून की मदद लोगे। आप बोलोगे कि जो हमारे जो अगेंस्ट एविडेंस है वो मेरे सामने पेश करो, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको कोई वीडियो फुटेज तो थी नहीं, किसी आदमी ने देखा था। तो क्या आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करोगे उसका? करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि वहां पे परसेप्शन तो बन गया ना कि ऋषि झा तो चोर है, वो तो रॉबरी करता है। तो परसेप्शन से सजा नहीं होती है। सही बात है, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। वो आप कोई आदमी क्रिमिनल जब तक नहीं आए, वो प्रॉपर क्रिमिनल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट ना बोल दे। ये हमारी सोसाइटी का कानून है। सोसाइटी कौन है? हम और आप जैसे लोग हैं ना। जब सोसाइटी ने ही कानून बनाया है, सोसाइटी ने ही रूल बनाया है, तो हम कैसे बैकआउट कर जाएंगे उससे? हम उसी सोसाइटी में भी रहते हैं, हम ही रूल भी बनाते हैं और हम ही क्रिटिसाइज करते हैं। हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? मतलब ये तो वो बात होगी कि चित भी पट मेरी और पट भी मेरी, बाकी सब बेवकूफ। ऐसा नहीं होता है। अगर सिर्फ पुलिस के कहने से, अगर सिर्फ पब्लिक परसेप्शन से किसी को सजा मिलती तो एक भी आदमी जिसको पुलिस अरेस्ट कर लेती वो कभी जेल से बाहर नहीं आता। सही बात। ये हमारे रूल्स हैं सोसाइटी के, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के रूल्स हैं जिससे हर एविडेंस को तोला जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, और वो आपका बेसिक राइट है। और एक सिंपल सी बात है, चलो आपकी भी मान लेते हैं, 10 आदमी है, 10 आदमी में से 9 आदमी है जो क्रिमिनल है, एक आदमी इनोसेंट है, ठीक है? वही वाली बात, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। और आपको सजा देनी है, तो क्या उन 9 लोगों को सजा देने के साथ में जो इनोसेंट आदमी है, क्या आप उसको भी सजा दोगे? नहीं। वो कहते हैं ना 100 विक्टिम्स बच जाए बट एक इनोसेंट को नहीं मरना चाहिए। 10 क्रिमिनल आप छोड़ सकते हो, वो बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक भी इनोसेंट आदमी को गलत सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जिसकी गलती नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और प्रिजम्पशन ये है कि जब आपके अगेंस्ट कोई केस होगा तो पहली प्रिजम्पशन ये है कि आप इनोसेंट माने जाओगे। जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा कि तुमने ये काम किया है तब तक तुम इनोसेंट हो। दूसरा, इस चीज़ में एक इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ ये भी आती है कि अगर आप बोलते हो कि इस आदमी ने क्राइम किया था और कोर्ट बोलता है कि नहीं इसको हम बरी कर रहे हैं, तो एक्विट होने में और इनोसेंट होने में फ़र्क है। एक क्रिमिनल बरी हो सकता है क्योंकि एविडेंस नहीं मिले, ठीक है ना, लेकिन कोई भी आदमी इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसको अगेंस्ट कोई केस प्रूव ना हो जाए। तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसे केसेस में तो फिर सज़ा मिलती नहीं है, क्योंकि आपने भी अभी बोला कि मैनिपुलेट हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर तो एक्चुअल जो विक्टिम है वो तो अगर एविडेंस नहीं मिले तो फिर तो वो फ्री है, फिर उसने कुछ किया ही नहीं है। आप तो क्या ये गलत नहीं हो रहा है? सोसाइटी को किस तरीके से देखते हो? क्या आप ये समझते हो कि सोसाइटी का आइडियल सोसाइटी का कोई पॉइंट है, कोई स्टेट है जहाँ अचीव हो जाएगी? नहीं। क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ एवरीडे स्ट्रगल, डेली चलता है। तो एक आदमी क्राइम करेगा, उसके अगेंस्ट केस चलेगा, फिर दूसरा आदमी क्राइम करेगा, उसके अगेंस्ट केस चलेगा, कई बार किसी इनोसेंट आदमी को झूठा फंसा दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट केस चलेगा। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसे हम अचीव करने की कोशिश तो करते हैं। सिस्टम में से लूप होल कहाँ पे है? ये गलती कहाँ पे हो रही है और इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? सिस्टम क्या एक आम पब्लिक के पास कुछ ऑप्शन है इस तरह के केसेस में, मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करना? अपने जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ना, उनको इन्फोर्स करना, मेक योर सिस्टम मोर अकाउंटेबल। पुलिस ऑफिसर के पास, जैसे हम पुलिस सिस्टम की बात करते हैं, पुलिस ऑफिसर के पास बॉडी कैम होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है, जब वो ड्यूटी पे आ गया
तो उसके पास जब तक वो ड्यूटी से हटेगा नहीं, तब तक वो सारा रिकॉर्डिंग लाइव चलती रहनी चाहिए और उसको रोक ना सके वो, पहला। ताकि वो किसी से भी पैसे ना माँग सके, किसी के साथ गलत ना कर सके। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस स्टेशन के आस-पास, पुलिस स्टेशन के अंदर 24 घंटे लाइव जो बेसिकली रिकॉर्डिंग है, उसकी सर्विलेंस होनी चाहिए, सीसीटीवी। सही बात। ठीक है? हुँ। वो डिलीट नहीं कर सकते। हुँ। ये कानून है। हुँ। बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो हैं, जो ऑफिसेज़ हैं, वहाँ ये चल रहा है। होती है, रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे वो नहीं चल रहे होते, कैमरे काम नहीं कर रहे होते। तब क्या किया जाए? तो एक सिस्टम है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है उसको इन्फोर्स करने की। जब आदमी गलत करेगा उसको सज़ा देते जाओ, एग्ज़ाम्पल सेट करते जाओ, ताकि आने वाले टाइम में वो सिस्टम जो है स्विफ्ट हो जाए। 100% कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, चाहे आप अमेरिका का देख लो, चाहे जापान का सर देख बट लो, चाहे तो हो चाहे सकता इंडिया है का ना। देख लो। चाहे तो हो सकता है ना। परफेक्ट नहीं हो सकता कोई सिस्टम। नहीं परफेक्ट नहीं, 80, 85, 90% तो हो सकता है ना। तो प्रोसेस है ना, आप कैसे स्किप करोगे? अब हम 5वीं मंजिल पे बैठे हुए हैं, सही बात। आप बोलो कि मैं ग्राउंड फ्लोर से सीधा 5वीं मंजिल पे आ जाऊँ, ना नहीं। लिफ्ट यूज़ करूँगा, ना स्टेयर्स यूज़ पॉसिबल करूँगा, नहीं है। ना रस्सी यूज़ करूँगा। हुँ। सुपरमैन तो हो नहीं। हुँ। तो आपको एक-एक स्टेप लेते चलना पड़ेगा ना। हुँ। वी आर ऑलवेज इन अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ बेटर सोसाइटी, अ बेटर सिस्टम। ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा होता है कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हाँ। 10 लोग पकड़े गए, हाँ। उसका रिजल्ट आते-आते 10 साल लग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई एक भी आदमी जो पकड़ा गया था, हाँ। एक भी विक्टिम नहीं है। एक भी एक आदमी भी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं है। प्रूव नहीं हुआ। हाँ, एक के क्रिमिनल अगेंस्ट है नहीं, ये बात नहीं होती है। हाँ। आप फिर उसको कंफ्यूज कर रहे हो। उस आदमी के अगेंस्ट केस चला, हाँ। वो उसके अगेंस्ट केस प्रूव नहीं हुआ, ये अलग बात है। हुँ। वो क्रिमिनल है या उसने एक्चुअली ये काम किया था नहीं किया था, दूसरी बात है। हुँ। कोई क्रिमिनल होते हुए भी बच सकता है, कोई इनोसेंट होते हुए भी जेल जा सकता है। हुँ। तो आप दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को कंफ्यूज मत करो। तो मतलब ऐसे केसेस में क्या होगा? आपको लग रहा है कि कभी सुधार होने वाला है? प्रोसेस ये चल रहा है, कुछ होगा इवॉल्व? आपको क्या क्योंकि लगता है मुझे नहीं अभी लग रहा कुछ- होगा। आपको क्या लगता है अभी कुछ सुधार नहीं हुआ? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी हम लोग यूपी की बात कर रहे थे, तो वहाँ गवर्नमेंट ने चाहा तो हो गया। हाँ। तो अगर आज इंडियन गवर्नमेंट पूरा चाहे कि इस चीज़ को मतलब कंट्रोल करना या रैपिड फायर करके जल्दी-जल्दी केसेस को क्लोज़ करना, ताकि जो मैनिपुलेशन का टाइम है वो लोगों को ना मिले, तो हो सकता है आई गेस। तो नया कानून जो आया है पिछले साल, वो पढ़ा है आपने? उसमें टाइम लिमिट सेट की है कि कितने टाइम के अंदर क्या करना है। मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा चेंज हर केसेस के लिए। ऑलमोस्ट हर क्रिमिनल केस के लिए। अच्छा। ठीक है कि आपको टाइम लिमिट है कितने दिन में क्या-क्या करना है। हुँ। तो उस टाइम लिमिट से बाहर नहीं करना, आपको उसे जल्दी-जल्दी निपटाना है। इट्स अगेन अ प्रोसेस। आज हमने कानून बनाया है, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, फिर उसके अंदर कुछ गलतियाँ होंगी, फिर उनको सुधारा फिर जाएगा। अमेंड होगा वो। रातों-रात कुछ नहीं होना। तो नंबर ऑफ केसेस और जो कोर्ट के रेशियो है, क्या ये है एप्रोप्रिएट अभी? नहीं, तो फिर कैसे होगा वो टाइम ड्यूरेशन वाला चीज़ मैच? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, बढ़ेगा। नई जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, नए जुडिशरी के हमारे कंपाउंड्स हैं वो बनेंगे। बहुत सारी स्टेट में आप यहाँ से निकल के जाओगे तो नए-नए कंपाउंड बन रहे हैं। जहाँ जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग से बनाया जा रहा है, जहाँ ज़्यादा जजेस के बैठने की जगह है। ई-फाइलिंग का सिस्टम शुरू हो गया है, जो पहले नहीं होता था, पहले फिजिकल फाइल जाती थी, अब आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। आपका केस ऑटोमेटिकली वहीं लिस्ट हो जाएगा उसी हिसाब से। ये भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ई-फाइलिंग होती है, दिल्ली हाई कोर्ट में ई-फाइलिंग होती है। आपको फिजिकल फाइल कैरी नहीं करनी, ताकि जल्दी हो सके। कि फिजिकल फाइल नहीं, अब पीडीएफ तो है ना आपके पास। आपकी जो सर्विस है समन्स की, जो कोर्ट के जाते हैं, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जा सकते हैं, ईमेल पे जा सकते हैं। होती हैं चीज़ें, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना। 20 साल पहले नहीं थी, आज है। तो कहीं ना कुछ तो टाइम बच रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप जब ये बात बोलते हो कि हमारे सिस्टम में इतनी गलतियां हैं, हमारे सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली पुलिस करप्ट है, जुडिशरी करप्ट है, डॉक्टर्स की जो लॉबी है मेडिकल, आप देखो कोविड में कितने लोगों को मार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उनसे पैसे लिए जा सके इंश्योरेंस के। एलिगेशन आए थे ना, ठीक है, वो भी करप्ट है। पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं, बिजनेस वाली लॉबी भी करप्ट है। तो करप्शन तो हर जगह है ना, लेकिन आप उस करप्शन को धीरे धीरे करके कम करोगे तभी बात बनती है ना। सिर्फ उंगली उठा देने से सिस्टम ठीक नहीं होता है। डिस्कशन से ऑब्वियसली हमें पता लगती है कि ये प्रॉब्लम और है, डिस्कशन से हमें पता लगता है ये ऑल्टरनेट हो सकते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो कि हमारा सिस्टम ये गलत है, हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो यू आर ऑब्वियसली कंपेयरिंग आवर सिस्टम विद द अदर सिस्टम। अब आप कौन से सिस्टम से, अमेरिकन सिस्टम से कंपेयर कर रहे हो? अमेरिकन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होंगी, बिल्कुल होंगी। है
उनके अपने कुछ चीज़ें हैं अच्छी हैं, हमारे यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं। चलो मुझे ये तो समझ में आ गया कि हम लोग डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और शायद ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं ठीक होगा। हाँ। तो आम जनता मतलब श्योर रहे कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट होना है, अब इम्प्रूवमेंट अगर आप नहीं हो रहा है तो आप बात बोलो। मतलब जल्दी। जैसे आपने ये बहुत अच्छा कहा कि टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया है, हाँ। इतने टाइम में ये चीज़ हो जाना चाहिए। जल्दी कुछ नहीं होता है। अब समझो मेरी बात, आप पता है क्या है, आप हथेली पे सरसों उगाना चाहते हो। हम 1947 में फ्री हुए, ठीक है, अभी 80 साल नहीं हुए हमें टोटल देखा जाए तो, और 80 साल में हम टॉप 5 इकोनॉमीज में जीडीपी वाइज जी। आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है अभी, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है बहुत जगह पे, मानता हूँ, लेकिन हम कंपैरेटिवली पहुंच गए हैं। ये चीज़ इवॉल्व होते हुए हम लोगों ने भी देखी है। टेक्नोलॉजी वाइज सॉफ्टवेयर स्किल्स में हम बहुत आगे हैं, स्पेस रेस में हम बहुत आगे हैं, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है, हम्म, आगे नहीं है, नंबर 1 है। नंबर 1 है। यूपीआई जो हमारा सिस्टम शुरू हुआ है, हम्म। दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं था। अब बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें भी इम्प्लीमेंट कराओ, सिखाओ, तो पहले नहीं था ना ये। तो ये तो मैं आपको रीसेंट चीजें बता रहा हूँ जी। आप डिजिटल पेमेंट में वॉलेट में पैसे नहीं लेके जाना पड़ता आपको, तो वो सिस्टम चेंज हो रहा है और वो हमें दिख रहा है। लेकिन आप सोचो कि रातों रात सब चीजें चेंज हो जाएंगी, नहीं सही होती बात। हैं। अब ये देखो कि कोई भी नया कानून बनता है तो सबसे पहले बिल आएगा, बिल से पहले डिस्कशन होगा, उससे पहले ये एनालाइज होगा कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठेगी। जैसे मैंने बोला आपको कि आप करप्शन की बात करते हो, किसी एक एरिया से आवाज़ उठनी शुरू होती है कि इस पुलिस स्टेशन में करप्शन सबसे ज़्यादा है, वहाँ के लोग कंप्लेंट डालना शुरू करते हैं, वो कंप्लेंट ऊपर पहुँचती हैं, जब अफसरों को पता लगता है, जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पता लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, फिर वो नया कानून लाने की कोशिश करते हैं, उस पर डिस्कशन हो गया, रिसर्च हो गई, डाटा आ गया, सब कुछ आ गया, फिर वो बिल पेश करेंगे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, उस पर डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट होंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनाया जाएगा, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो फिर से अमेंडमेंट होगा। फिर अमेंडमेंट होगा। हमारी जो टेक्नोलॉजी ग्रो करती है या सोसाइटी जो ग्रो करती है और उसके साथ में जो कानून ग्रो करता है, उसमें कम से कम 10 से 20 साल का फर्क होता है। सोसाइटी हमेशा कानून से 20 साल आगे चलती है, 10 साल तो हमेशा मिनिमम साइड पे चलेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से ले लो, चाहे सोसाइटी के तरीके से ले लो। नए हर बार एक नई जनरेशन आ जाती है, मिलेनियल आ गए, जेन जी आ गए, होता है ना, सोसाइटी आगे चलती है। आज की डेट में 4 साल का बच्चा आपसे अच्छा फ़ोन ऑपरेट कर लेता है, उसको पता है कौन सी गेम कैसे खेलनी है। हमारे टाइम पे गिल्ली डंडा होता था, कंचे होते थे, पतंग उड़ाते थे। आज के डेट में किसी बच्चे को बोल दो, 10 साल वाले को भी पतंग उड़ा, आधों को तो समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये क्या बात है, पतंग भी उड़ता है। पतंग कैसे उड़ाऊंगा? हाँ जी। तो उसने किया नहीं ना, तो प्रोसेस है, सोसाइटी आगे भाग रही होती है। बहुत सही, समझ में आ गया कंसेप्ट मुझे। आगे ना, इंडिया में पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो कम क्यों है? क्योंकि डिप्लॉयमेंट और आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है ना, वो ठीक नहीं है। कानून का मैंने बताया ना, दिल्ली का एग्जांपल ले लो, 1980s में सैंक्शन हुआ था किसी पुलिस स्टेशन में कितने पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, आज भी वो 100% डिप्लॉयमेंट नहीं है, पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ गई है। तो भर्ती होनी चाहिए पुलिस स्टेशन में, इतने लोगों की जो सैंक्शन है वो बढ़नी चाहिए, डिप्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो नहीं हो रहा है, इसी वजह से ऐसा है। और इसी वजह से पुलिस वाले ओवरबर्डनड है, और अगर ओवरबर्डनड है पुलिस ऑफिसर तो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज। बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये है, भर्ती होनी चाहिए। पुलिस जो वायलेंस करता है, क्या ये जायज़ है? और क्या ये इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से, या कह लो कि मूवीज़ लाइक सिंघम? नहीं, जायज़ भी नहीं है और सिंघम जैसी मूवी से इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं है। ये गलत है, पुलिस को वायलेंस यूज़ नहीं करना चाहिए, कानूनी तौर पे बता रहा हूँ आपको, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अब आप आज की तारीख में अगर बोलोगे कि आप जैसे अभी यहाँ बैठे हो और आपको चाय बनानी है और आप पड़ोसी के घर में घुस के चाय बना लो ज़बरदस्ती, कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? गलत है ना? तो गलत है। पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो वायलेंस यूज़ करे, और अगर वो वायलेंस यूज़ कर रही है किसी के भी अगेंस्ट हो, चाहे किसी ने क्राइम कर रखा हो, उसके अगेंस्ट भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये तो कोर्ट देखेगा ना कि किसको क्या सज़ा देनी है। आप ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गए, आप ही कंप्लेनेंट बन गए और आप ही जज बन गए, देवा की अदालत चला रहे हो क्या? अगर मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन होता है तो क्या बिना एफआईआर के पुलिस मुझे कॉल कर सकता है? यस, कॉल कर सकते हैं।
आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई तो हमारे कानून में एक प्रोविजन है जो कहता है कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से पहले थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसे बोलते हैं, लेकिन वो टाइम लिमिट होती है उसकी कि आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो आपको हाँ बुलाया जा सकता है, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है कि मैं एफआईआर करूँ, उससे पहले आप अपनी साइड का बता दो अगर बात है तो। ऑल्दो कानून में प्रोविजन है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ठीक प्रोविजन है। अगर एलिगेशन आ गई है, कानून का बड़ा सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि एलिगेशन आ गई कि पुलिस के पास कि भाई इस आदमी ने क्राइम किया है, तो आप एफआईआर जो मुकदमा देना है आप रजिस्टर करो। जिसने अगर सच में क्राइम किया होगा तो चार्जशीट फाइल करो, अगर झूठी इन्फॉर्मेशन आई है तो जिसने इन्फॉर्मेशन दी उसके खिलाफ एक्शन लो। इतना सिंपल करो, ना ज़्यादा ना कम। अपने आप सही आदमी आगे आएंगे और गलत आदमी पीछे होते पीछे चले भाग जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, यहीं पे अगर किसी और स्टेट से कोई कंप्लेन है तो वहाँ उस केस में भी क्या पुलिस मुझे बुला सकता है उस जगह पे? देखो, बुलाने के लिए तो फ़ोन करके किसी को भी कहा जा सकता है, आजा भाई। लेकिन अगर आपको बुलाना है पुलिस ऑफिसर को तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हो कि नोटिस दे दो जी, आ जाऊँगा। कर सकते हो। अच्छा। बुलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी अगर वो किसी को बुलाएगी नहीं अपने पास तो? ये कंसेप्ट मैं समझ गया। वैसे आपने कहा कि बिफोर रजिस्टरिंग द एफआईआर वो चाह रहा है कि डिस्कस कर ले पुलिस। ये देख लें कि जो कंप्लेंट मेरे पास आई है और जो दूसरे आपके वो ऐसा हो सकता है ना कि मान लो जैसे वही वाली बात है कि किसी ने बोला कि भाई आपने किसी रेड लाइट पे जाके चेन छीनी थी किसी की, स्नैचिंग का केस बन गया और पुलिस ऑफिसर के पास आ गई कि भाई ऋषि झा ने वहाँ चेन स्नैचिंग की एलिगेशन आई है इनके अगेंस्ट। तो आप ये तो बता सकते हो ना कि देखो जी मेरी सीसीटीवी देख लो मेरी बिल्डिंग की, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो यहाँ था। या फिर आप चाहते हो कि पुलिस ऑफिसर एकदम से आए कान पकड़ के ले जाए पहले? नहीं, ये केस टू केस डिपेंड करती हैं चीज़ें। जहाँ हीनियस ऑफेंस हो गया है, कोई रेप की एलिगेशन है, छेड़खानी की एलिगेशन है, या कोई मारपीट हो गई या हाथ काट दिया है, हड्डी तोड़ दी है, वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोल दिया किसी ने कि जी इसने मेरे साथ चीटिंग की है, तो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं ना कि ये बोल रहा है कि तुमने इसकी पेमेंट नहीं की है, सिविल डिस्प्यूट है या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या सच्चे में क्राइम हुआ है, थोड़ी बहुत तो इंक्वायरी करने का राइट होना चाहिए, वो है। अच्छा, और जब पुलिस रिपीटेडली हमें बुलाने लग जाता है सेम इशू को लेके, तो क्या करें? दैट इज़ कॉल्ड हैरेसमेंट। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। अगर आपको बार बार किसी एक ही चीज़ के लिए बुलाना है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में आपको बुलाएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन एक ही सवाल को 10 बार पूछने के लिए 10 बार नहीं बुलाना चाहिए। एक बार पूछ लो, 2 बार पूछ लो, उससे ज़्यादा क्या है। अगर पुलिस ऑफिसर आपको हैरेस कर रहे हैं तो आप पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कहाँ पे? पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, हर स्टेट में बनी हुई है, आप फाइल करो। विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ फाइल करो। साथ में जो आपका कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ एप्लीकेशन लगाओ ना कि मुझे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर चुका हूँ, पुलिस ऑफिसर मुझे बार बार एक ही चीज़ के लिए परेशान कर रहा है, जो क्वेश्चन इसको पूछने मैं रेडी हूँ आंसर करने के लिए, लेकिन एक ही चीज़ के लिए मत बुलाओ ना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुला लो। तो मजिस्ट्रेट साहब पूछ सकते हैं मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, तो बताओ क्या क्या पूछ रहे हो, पहली बार क्या पूछा था, दूसरी बार क्या पूछा था। अगर आप एक ही चीज़ के लिए बार बार परेशान कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारी नीयत में खोट है, नहीं करना चाहिए। आपका भी तो राइट वायलेट होता है ना। जब केस रजिस्टर हो जाता है तो क्या मैं पुलिस से पूछ सकता हूँ कि एफआईआर का कॉपी मुझे दे दो एक? 100%। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपका राइट है ये एलिगेशन जानने का कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका एफआईआर की कॉपी दे दो, आपको पता लग जाएगा क्या एफआईआर नंबर है, किसने कंप्लेंट की है, क्या एलिगेशन लगा है, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी बताने पड़ते हैं कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। रीजन ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों बताने पड़ते हैं, मैंडेटरी है, पूछ सकते हो। आजकल डिजिटल गैजेट्स जो होते हैं ना, वो एक बहुत क्रूशियल रोल अदा करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या पुलिस हमसे हमारा वो सीज कर सकता है, गैजेट्स, फ़ोन, लैपटॉप, ये कर सब सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, अगर ज़रूरत है तो आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप सीज हो सकता है। उनके पास एफआईआर से authority- पहले? एफआईआर से पहले नहीं, एफआईआर के बाद। तो हमें दे देना चाहिए? अगर वो ऑफिशियली सीज कर रहे हैं तो आप मना नहीं कर सकते हो, अच्छा, वो सीज कर सकते हैं। अनऑफिशियली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मना कर सकते हो। और अपना मोबाइल फ़ोन भी दे दोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका पिन बताओगे। मोबाइल फ़ोन सीज करना है, ले लो, पिन लेना नहीं लेना दूसरी बात हो जाती है, क्योंकि आपके फ़ोन में 50,000 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं वो तो प्रोटेक्ट होंगी ना। आपको आप ही के अगेंस्ट विटनेस बना नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस हो सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत होती है तो आपके फ़ोन से ही निकलेंगे, तो उतना एविडेंस तो वो कलेक्ट कर सकते हैं, आपके एविडेंस आपके मोबाइल फ़ोन से।
करते भी हैं। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है मतलब ऐसे केसेस में, तो क्या लॉयर का साथ होना ज़रूरी है? जाना चाहिए। अगेन हम इस पे बात कर चुके हैं कि लॉयर हमारे कानून के हिसाब से इंटेरोगेशन के टाइम पे आपके लॉयर की प्रेजेंस हो सकती है, हम्म। लेकिन पूरी नहीं, वो मैं इंटेरोगेशन के हम दौरान लोग नहीं। पुलिस कस्टडी की उस टाइम बात कर रहे थे। अगर यहाँ पे अगर कंप्लेंट फाइल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप अपने एडवोकेट के साथ जा सकते हो पुलिस स्टेशन, लेकिन मैं एडवोकेट्स एज एन एडवोकेट मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन जाओ। हमारा काम कोर्ट में है, पुलिस स्टेशन जाके क्या करेंगे यार? क्या मतलब है हमारा पुलिस स्टेशन में? और वकीलों का और पुलिस का हमेशा 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? क्योंकि पुलिस सिंघम बनने की कोशिश करती है और कानून की अच्छी जानकारी एडवोकेट्स को होती है। हम्म। अल्टीमेटली पुलिस कुछ भी करे, खाना तो कोर्ट में पड़ेगा। हम्म। ये तो कौन डिसाइड करेगा? जज साहब डिसाइड करेंगे ना सही क्या है गलत क्या है। हम्म। पुलिस अगर गलत काम करना बंद कर देगी तो वकीलों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। आप सही काम करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो एंड करते हैं इसको। हाँ। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी कुछ समझ में आया होगा, वो अपने लीगल राइट्स को समझ पाए होंगे। और मैंने भी पर्सनली बहुत सारा कुछ आपके साथ बैठ के यहाँ सीखा है। ऑफ द कैमरा भी कुछ चीज़ें सीखी आपसे, एंड ऑन कैमरा भी बहुत सारा वैल्यू मिला। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।